नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दुष्यंत कुमार, मशहूर कवि दुष्यंत कुमार की एक गज़ल है, उसके 3 शेर आपको सुनाता हूं। पहला शेर है, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कह दूं, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तेरी ज़ुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। ये आज की जो बिहार की राजनीति है और उसमें जो नीतीश कुमार की भूमिका है, उस पर एकदम सटीक बैठता है। नीतीश कुमार बिहार की ही राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की राजनीति में एक नायाब नमूना है, जिन्हें पाला बदलने में कोई किसी तरह का संकोच नहीं होता। लेकिन उनको गलतफहमी अपने बारे में इतनी बड़ी है कि उनको लगता है, और उनके साथियों का जो दावा है उसके मुताबिक, नीतीश कुमार से बड़ा कद्दावर नेता, नीतीश कुमार से बड़ा कम से कम बिहार में नेता नहीं है, और प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्षी खेमे से उनसे बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं है। तो हर पार्टी में जो कार्यकर्ता होते हैं, दूसरी कतार के नेता होते हैं, अपने नेता के बारे में उनका ऐसा सोचना, इसमें कोई बुराई नहीं है, कुछ गलत नहीं है। ये उनका अपना आकलन है, ज़रूरी नहीं कि हम आप उससे सहमत हों। लेकिन नीतीश कुमार के पाला बदलते ही जिस तरह से एक लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम सक्रिय हुआ है, उनको लग रहा है कि ये यूरेका मोमेंट आ गया है, बस मिल गया, हम जिस उम्मीदवार की तलाश में थे वो मिल गया। और विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जो है मिल गया है, और मोदी को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो नीतीश कुमार दे सकते हैं। देखिए, ज़मीनी वास्तविकता से कटकर आप कुछ भी सोच सकते हैं, कोई भी दावा कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। डेमोक्रेसी है देश में, आपको अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। इस देश की राजनीतिक हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। उसके बाद दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस पार्टी है। जितनी भी खराब स्थिति में हो, मैं बार बार कहता हूँ, जितनी भी खराब स्थिति में हो, कांग्रेस पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव में 20 करोड़ वोट मिले थे। तो कांग्रेस पार्टी को आप ऐसे नकार नहीं सकते, आप दरकिनार नहीं कर सकते। नीतीश कुमार का उनके सामने क्या मुकाबला है? अगर कोई दावेदार हो सकता है विपक्षी खेमे से प्रधानमंत्री पद का, तो वो कांग्रेस पार्टी से ही हो सकता है। चुनाव बाद की परिस्थिति में कोई कुछ भी बन सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन चुनाव पूर्व का गठबंधन या चुनाव पूर्व अगर प्रोजेक्शन होगा, तो उसमें कांग्रेस पार्टी को किनारे कर नहीं हो सकता। अब आप देखिए, नीतीश कुमार का ये जो पाला बदल का पूरा खेल हुआ, उसमें बिहार में कांग्रेस पार्टी भी इस गठबंधन में शामिल है, वो भी सरकार में भी शामिल होगी। लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी की ओर से अभी सार्वजनिक रूप से बधाई का संदेश, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक नहीं आया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये जो अति उत्साह है लेफ्ट लिबरल खेमे का, वो कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। और नीतीश कुमार की जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति बिहार में, कुछ बातों को, कुछ तथ्यों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पहली बात कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी कभी इस हैसियत में, इस हालत में नहीं रहे कि अपने दम पर वो चुनाव जीतकर बहुमत ला सके। उनको हमेशा या तो आरजेडी की ज़रूरत रही या फिर बीजेपी की ज़रूरत रही। वो सत्ता में मुख्यमंत्री बने आरजेडी की मदद से या बीजेपी की मदद से, और दोनों पार्टियों की मजबूरी रही कि नीतीश कुमार को एक बफर के रूप में एक दूसरे के खिलाफ ही इस्तेमाल करने की। बीजेपी ने किया आरजेडी के खिलाफ, आरजेडी ने किया बीजेपी के खिलाफ। नीतीश कुमार की राजनीति शुरू होती है जब, मतलब इंडिपेंडेंट राजनीति शुरू होती है 94 में, जब वो निकले जनता दल से। 95 का चुनाव वो लड़े, किसके साथ? सीपीआई एमएल के साथ। और उस गठबंधन को, उस समय बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, कितनी सीटें मिली? 324 सीटों में से उस गठबंधन को मिली 7 सीटें। ये नीतीश कुमार की शुरुआती राजनीतिक कमाई थी। उसके बाद वो 96 में बीजेपी के साथ आए, और पूरा लंबा इतिहास आपको पता है। 2010
में नीतीश कुमार की पार्टी को सबसे ज़्यादा अब तक की सीटें मिली 115। बीजेपी के साथ अलायंस था, वो 115 2010 का, उसके बाद चुनाव हुआ 2010, उसके बाद 2015 में चुनाव हुआ, फिर 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ। 2010 में 115 सीट से 2015 में जब महागठबंधन, उससे बड़ा अर्थमेटिक कोई बीजेपी के खिलाफ हो नहीं सकता, जिसमें आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज ये सब शामिल थीं, उस गठबंधन में, उसमें सीटें कितनी मिली नीतीश कुमार को? 71। और उतनी ही सीटें लड़कर आरजेडी को मिली 80 सीटें, 80। तो दोनों पार्टियों का फ़र्क आप देखिए, दोनों पार्टियों के नेताओं का फ़र्क देखिए। और याद रखिए कि 2015 में गठबंधन आरजेडी की मजबूरी थी। उस समय आरजेडी के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो रहा था। उनके पास सिर्फ 23 या 27 सीटें थीं इससे पहले वाले चुनाव में, यानी 2010 के चुनाव में। फिर 2020 का चुनाव आया और उस चुनाव से पहले 17 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए, उनकी सीटें घटकर 43 हो गई। तो नीतीश कुमार का जो वो सुशासन बाबू का उनका जो ब्रांड इक्विटी बनी थी, वो लगातार डाइल्यूट होती जा रही है। तो उनको प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका पहला जो महत्वपूर्ण बयान है, उन्होंने कहा 2014 में जो आए थे 2024 के बाद भी बने रहेंगे, इसको देखना है। यानी वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चैलेंजर बनना चाहते हैं, उनके सामने आना चाहते हैं। अब उन्होंने पिछले दिनों क्या कहा, जब साथ थे तब क्या कहा, खिलाफ थे तब क्या कहा, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक घटते हुए या कहें डिमिनिशिंग रिटर्न वाले जो है वो नेता है। इससे पहले बीजेपी की मजबूरी थी, इस समय आरजेडी की मजबूरी है, और आरजेडी की मजबूरी ज़्यादा बड़ी है, इसलिए नीतीश कुमार को साथ लेने को तैयार हो गई है आरजेडी। जो समझौता हुआ है उसमें लगभग कमोबेश उसी तरह का होगा अरेंजमेंट जिस तरह का 2015 में था। लेकिन नीतीश कुमार को इस बार एक असर्टिव और एक्सपीरियंस्ड तेजस्वी यादव का सामना करना पड़ेगा। 2015 में तेजस्वी यादव नौसिखिए थे राजनीति के। 2022 में वो 2020 का चुनाव लगभग जीत चुके थे। अगर ओवैसी की पार्टी ने वो 5 सीटें न जीती होती उस इलाके में, उस इलाके से अगर आरजेडी जीती होती, तो आप मानकर चलिए कि आरजेडी की सरकार, मतलब आरजेडी गठबंधन की सरकार बिहार में 2020 में ही बन गई होती। बीजेपी और जेडीयू की यानी एनडीए की जो गठबंधन था, उसकी सीटें कम होने में सबसे बड़ा योगदान नीतीश कुमार का था। उनकी घटती लोकप्रियता और ख़ास तौर से बीजेपी समर्थकों में उनके प्रति एक तरह का हिकारत का भाव कि इस आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए देखिए, ये गठबंधन टूटा है, सरकार चली गई है बीजेपी की, सत्ता से बीजेपी बाहर हो गई है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कोई मायूसी नहीं है, नेताओं में ज़रूर है। जो सत्ता का सुख भोग रहे थे उनके लिए ज़रूर ये चिंता की बात और दुख की बात है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं में ये दुख की बात नहीं है। दूसरी बात, लोकसभा चुनाव जो नीतीश कुमार जिस पर निशाना साध रहे हैं, वो उनका कप ऑफ टी नहीं है, उनके बस की बात नहीं है। और ये याद रखिए, 2009 में बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव लड़े थे, 25 सीटों पर लड़े थे, 22 जीते थे। 2014 में वो अकेले लड़े और सिर्फ 2 सीटों पर जीते, सिर्फ 2 सीटें। ये नीतीश कुमार की लोकसभा चुनाव की या राष्ट्रीय उनकी जो राजनीति है, उनकी हैसियत है, वो 2 सीटों की है। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव देखिए, बीजेपी का सेक्रीफाइस देखिए, त्याग देखिए। नीतीश कुमार को खुश करने के लिए बीजेपी ने क्या क्या नहीं किया जब से वो आए हैं। छोटी पार्टी से बड़ी पार्टी बना दिया, बड़ी पार्टी से मुख्यमंत्री बना दिया, उनकी अपनी पार्टी में विरोध होने के बावजूद जो है दखल दिया और उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। इस सब के बावजूद 2019 में बीजेपी के पास 22 सीटें थीं। 2014 में बीजेपी, एलजेपी और आरएलएसपी, ये 3 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी थी, और इन तीनों पार्टियों को मिलाकर 22 बीजेपी को,
6 एलजेपी को और 3 आरएलएसपी को मिली थी। मानी 40 में 31 सीटें वो गठबंधन जीता था। 2019 में 39 सीटें जीता, लेकिन 2019 में अपनी जीती हुई 22 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी ने छोड़ दी। कौन सी पार्टी अपनी विनिंग सीट छोड़ देता है? लेकिन बीजेपी ने छोड़ दिया गठबंधन के कारण, नीतीश कुमार की दबाव की राजनीति के कारण। 2018 में बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ चुनाव हार चुकी थी। नीतीश कुमार को लगा कि ये मौका है हमला करने का, ये मौका है दबाव डालने का, ये मौका है ब्लैकमेल करने का। उन्होंने किया और बराबर सीटें ली। उसके बाद जो है वो उनको 18 सीटें मिली थी, उसमें से 17 जीते। तो लोकसभा में नीतीश कुमार की हैसियत बीजेपी से अलग होते ही ज़ीरो हो जाती है। वो इस महागठबंधन के साथ पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे अगर 2024 तक गठबंधन बना रहा तो। दूसरी बात, तेजस्वी यादव कभी नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार पूरे 2025 तक मुख्यमंत्री बने रहें। तेजस्वी को राजनीतिक अनुभव भी हो गया है और प्रशासनिक अनुभव भी है। 1.5 साल जो सरकार में डिप्टी सीएम रहे और उसके बाद सत्ता से बाहर होने के बाद बहुत कुछ सीखा है। अब ये तेजस्वी की भी एक तरह की परीक्षा है कि वो अपने को कैसे कंडक्ट करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार, उनके जो सहयोगी हैं, उनको जो आगे बढ़ाने वाले हैं, जो उनकी छवि इस समय बता रहे हैं कि वो देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर सकते हैं, नीतीश कुमार को ये भरोसा होने लगा है। सबसे बड़ी, बाकी लोग जो कर रहे हैं वो समझ में आता है, नीतीश कुमार को ये लगने लगा है। उनका ये बयान इस बात का परिचायक है कि 2013 में जिस कीड़े ने उनको काटा था वही 2022 में वो कीड़ा काट रहा है कि वो प्रधानमंत्री हो सकते हैं। उन्होंने अपने करीबी लोगों से बातचीत में कुछ दिन पहले कहा कि बीजेपी की 303 सीटें ही तो हैं लोकसभा में, 40-50 अगर कम हो जाएं तो क्या स्थिति होगी। इसका मतलब है उनके दिमाग में ये चल रहा है कि 2024 में बीजेपी की सीटें कम होने जा रही हैं। और ये गलतफहमी पाले बिना जो है कोई बीजेपी से लड़ नहीं सकता। तो नीतीश कुमार, जिनके नाम पर अभी तक ममता बनर्जी की कोई सहमति नहीं है, ममता बनर्जी खुद प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बनना चाहती हैं, जिनके नाम पर अरविंद केजरीवाल कभी सहमत होंगे ऐसा दिखाई नहीं देता। अरविंद केजरीवाल की खुद की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है। तो ये 2014 नहीं है, नीतीश कुमार को ये बात समझ में नहीं आ रही। ये 2019 भी नहीं है। अगला लोकसभा चुनाव 2024 में जब होगा तो बीजेपी की ताकत, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, बीजेपी का सामाजिक और भौगोलिक विस्तार, वो एक नए शिखर पर होगा जो 2024 में नहीं था और 2019 में भी नहीं था। उन दोनों चुनावों की तुलना में 2024 का चुनाव आते आते बीजेपी का भौगोलिक और सामाजिक आधार बहुत बड़ा हो चुका होगा। उस आधार से नीतीश कुमार या जो भी उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाना चाहते हैं, उस रूप में देखना चाहते हैं, उनको मुकाबला करना पड़ेगा। तो महत्वाकांक्षा होना, इच्छा होना अलग बात है, वास्तविकता अलग बात है। नीतीश कुमार, मुझे लगता है कि ये जो कदम उन्होंने उठाया है ये उनके पतन की शुरुआत हो गई है। पतन कह रहा हूँ, राजनीतिक पतन। उस रूप में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा उसके बारे में। वो जिस तरह से पार्टी बदलते रहे, जिस तरह के तर्क देते रहे, जिस तरह की, अब आप देखिए किस तरह का समझौता किया है उन्होंने। जब बीजेपी से नाता तोड़ लिया, इस्तीफा देकर आ गए और समर्थन की चिट्ठी चाहिए थी, तेजस्वी ने समर्थन की चिट्ठी ऐसे ही नहीं दे दी। कहा घर आइए, माता जी से, माँ से, उनकी मम्मी से कहा, राबड़ी देवी के लिए कहा कि उनसे आइए, समर्थन की चिट्ठी ले जाइए। नीतीश कुमार गए। तो जिस व्यक्ति में अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, वो व्यक्ति जो है परिस्थितियों के कारण तो भले ही पद मिल जाए लेकिन उसकी योग्यता के आधार पर पद नहीं मिलने वाला। और जो भी योग्यता, जो भी नाम उन्होंने 2005 से 2010 के बीच में कमाया था वो सब नीचे जा रहा है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। नीतीश कुमार के जनाधार में, नीतीश कुमार की छवि में, नीतीश कुमार की जो फॉलोइंग है, जो उनकी लोकप्रियता है, उस सब में कमी आ रही है। तो नीतीश कुमार एक घटती हुई ताकत है और बीजेपी और आरजेडी एक बढ़ती हुई ताकत है। तो अल्टीमेटली
बिहार की राजनीति तय होगी आरजेडी और बीजेपी के बीच की लड़ाई से। नीतीश कुमार अभी तक इस लड़ाई का बीच में फ़ायदा उठाते रहे हैं। अभी तक जो है 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जो मज़ा उठाता रहा है वो ख़त्म होने वाला है। अब इस लड़ाई में नीतीश कुमार पिसने वाले हैं, क्योंकि आरजेडी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि जेडीयू का जनाधार बढ़े या इतना भी रहे, उसको कम करने की कोशिश करेगी। यही कोशिश बीजेपी की होगी। तो नीतीश कुमार को अब भले ही वो गठबंधन में हो आरजेडी के साथ, आरजेडी और बीजेपी दोनों से मुकाबला करना है, दोनों से बचना है, और वो बचने की कोई सूरत नज़र नहीं आती है मुझे कम से कम। तो इसलिए देखिए, अभी आने वाले 6 महीने में बिहार की राजनीति में आपको बड़े बदलाव होते हुए दिखेंगे। ये अभी शुरुआत है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।